वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 15 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि सी ग्रास के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो सी ग्रास होती है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, कोरल्स को भी और खुद को भी। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि ये एक प्रकार के मरीन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो हर कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर कहीं पर भी कोई भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आ जाए तो आप कॉन्शियस हो जाइएगा, जैसे कि होली, कंप्लीटली, एंटायरली, ऑल, ओनली। ऐसे स्टेटमेंट पर, ऐसे वर्ड्स पर आपको कॉन्शियस हो जाना है। और यहां पर एक ऐसा ही एब्सोल्यूट वर्ड इस्तेमाल किया गया है, दैट इज ऑल। तो आपको कॉन्शियस हो जाना चाहिए, बिकॉज दैट ऑल मेक्स इट रॉन्ग। इसी ऑल की वजह से ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये जो सी ग्रास होती है ये आपको बाकी के 6 कॉन्टिनेंट पे तो मिलेगा, लेकिन अंटार्कटिका पे नहीं मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा। ये दूसरा वाला, ये जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जो जवाब होगा वो वन ओनली होगा। करेक्ट इसलिए है बिकॉज जो सी ग्रास होती है वो मड जो होती है, जो सेडिमेंट होता है, उसे रोक लेती है। इसकी वजह से होता यह है कि जो पानी है वो साफ बना रहता है। जब पानी साफ रहेगा तो सनलाइट इस सी ग्रास तक भी पहुंचेगी। सी ग्रास तक पहुंचेगी तो ये खुद को फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर पानी साफ बना रहेगा तो जो कोरल्स हैं उनके लिए भी जो फोटोसिंथेसिस होगी, जो उनके ऊपर एल्गी वगैरह लगे रहते हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये खुद को भी मदद करता है और कोरल को भी मदद करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी सभी कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो केन्या का कोस्ट है वहां पर सी ग्रास का जो अमाउंट है वो कम हो रहा है। सी ग्रास फ्लोरिंग मरीन प्लांट्स होते हैं जो कि मरीन कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। ये सेडिमेंट्स को ट्रैप कर लेते हैं, वाटर मूवमेंट को भी स्लो कर देते हैं, जिससे पानी जो सेडिमेंट होता है वो सेटल डाउन हो जाता है, तो पानी साफ हो जाता है। तो कोरल्स को भी हेल्प मिलती है, सी ग्रास को खुद भी हेल्प मिलती है। ये जो कोस्ट है उसके आसपास जो सैलो वाटर होता है वहां पे रहना पसंद करते हैं। बहुत गहरे पानी में अगर चले जाएंगे तो वहां पर इन्हें लाइट नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो सर्वाइव कैसे करेंगे। इन्हें अंडर वाटर मिडो के नाम से भी जाना जाता है। मिडो मतलब घास का मैदान। आपको समंदर के अंदर घास का मैदान मिल जाएगा इस प्रकार की जो सी ग्रासेस हैं उनके रूप में। देखिए सी ग्रास यहाँ पर आपको समंदर के भीतर कुछ इस प्रकार से होते हैं जो इस इमेज में दिखाया गया है। जो अगला प्रश्न है वो बायोफ्यूल्स के जनरेशन को लेकर है। आपसे ये पूछा गया है कि जो सेकेंड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स होते हैं वो किससे डिराइव किए जाते हैं, एल्गी से, नॉन फूड क्रॉप से, एनिमल फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल से, या फिर स्टार्च से। बताइए क्या है सही जवाब। अगर आपने जनरेशंस बायोफ्यूल्स के पढ़े होंगे तो आप अपना जवाब भी सोच ही चुके होंगे। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो 20 का करेक्ट आंसर है नॉन फूड क्रॉप्स। देखिए जनरेशंस होती हैं बायोफ्यूल्स में, सही जवाब देखिए बी है। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अभी एक वेबिनार आयोजित किया गया वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पर, जो कि 10 अगस्त को होता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। थीम थी बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। जो बायोफ्यूल होता है वो कोई भी लिक्विड या सॉलिड या फिर गैसियस फ्यूल हो सकता है जिसे हम बायोमास रिसोर्स से क्रिएट करते हैं। ये डीजल, पेट्रोल या अदर फॉसिल फ्यूल को मदद कर सकता है या उसकी जगह पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 4 जनरेशन हैं इनकी। फर्स्ट जनरेशन में हम जो फूड आइटम्स होते हैं उनको बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइक शुगर, एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल या स्टार्च। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स में हम इसी प्रॉब्लम को कोप अप करते हैं, बिकॉज अगर आप एडिबल आइटम्स को फ्यूल बना लेंगे तो खाएंगे क्या। तो सेकंड जनरेशन में जो एडिबल आइटम्स हैं हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, रेदर नॉन एडिबल आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक जो वेस्ट बायोमास होता है या फिर जो फसलें होती हैं उनके नीचे का हिस्सा जो हमारे खाने के काम नहीं आता। जो थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल होता है उसमें हम एल्गी का इस्तेमाल करते हैं, और फोर्थ जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल में हम जीएम एल्गी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं उसको ताकि हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल जाए। जो अगला प्रश्न है वो स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी के ऊपर है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक फ़ोन बेस्ड एकेडमी है जिसके पास IVR स्टैंड्स फॉर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, IVR बेस्ड फ्री मोबाइल ऑनलाइन लर्निंग कोर्स आपको यहाँ पे मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो कोर्स है ये हिंदी और कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ताकि कम्युनिकेशन गैप जो है उसे अवॉइड किया जा सके।
बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं। बड़े जनरल से स्टेटमेंट लग रहे हैं ना, पहला वाला भी दूसरा वाला भी, कि हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस में रहेगा तो कम्युनिकेशन गैप भी अवॉइड हो जाएगा। लेकिन हर बार जो जनरल स्टेटमेंट होता है वो सही नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि राइट नाउ ये केवल हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। रीजनल लैंग्वेजेस में अभी भी स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी को स्टार्ट नहीं किया गया है। अब देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। वो मैंने बता दिया क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज हिंदी में ही अभी अवेलेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अभी स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी को लॉन्च किया था। अब इसमें जो है वो IVR बेस्ड फ्री मोबाइल ऑनलाइन लर्निंग कोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। IVR बेस्ड होने का क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब कुछ आप यूं समझ सकते हैं, ये हो सकता है कि कुछ समय बाद जब आप ओनली IAS को कॉल करें तो आपको एक स्वीट सी मैकेनाइज्ड आवाज सुनाई पड़े जिसमें आपसे यह कहा जा रहा हो, फॉर DPP कोर्सेस प्रेस 1, फॉर कंप्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू UPSC प्रेस 2, फॉर करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज प्रेस 3। और आपको जो भी कोर्स चाहिए होगा आप उस बटन को प्रेस कर देंगे, उसके बाद आपकी रिंग जाएगी और एक व्यक्ति आपकी कॉल उठा लेगा। वो व्यक्ति हमारी टीम में से ऐसा व्यक्ति होगा जो उस कोर्स के बारे में सारी जानकारी रखता होगा और फिर वो आपकी सारी क्वेरीज एड्रेस कर देगा। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल कर लेते हैं जिसे DPP के बारे में प्रॉब्लम, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस नहीं कर सकता, जानकारी नहीं रखता डेडिकेटेड जो प्रीलिम्स प्रोग्राम है उसके बारे में, और आप उससे पूछते हैं तो वो कैसे बता पाएगा? या आप करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति से CSU के बारे में पूछते हैं तो वो कैसे बता पाएगा? तो ऐसा जो क्लासिफिकेशन आप कई बार जब आप किसी बड़ी फर्म में कॉल करते हैं या किसी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास कॉल करते हैं तो आपको ये सुनने को मिलता है। ये जो मैकेनिज्म है ना, इसे ही IVR कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जहां पे कैटेगराइज कर दिया जाता है सर्विसेज को। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें आप कॉल्स करेंगे और जो वेरियस कोर्सेज हैं उनके बारे में आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप उसे क्लिक करेंगे और वहां पर आपको कोर्सेज मिलेंगे। आप उन कोर्सेज को सुन सकते हैं और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, जो अगला प्रश्न है इसमें आपके सामने एक इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको अपना जो ऑप्शन है वो चूज करना है। इंफॉर्मेशन ये कहती है कि ये 4 जो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं आपके ऑप्शन में, तो इससे ये तो इंडिकेशन मिली गया कि ये कोई फॉरेस्ट रिजर्व ही होगा। तो चलिए यही एड्रेस करके हम इसे कहते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट रिजर्व है ये ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उसके ईस्ट में है, और जो पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इस फॉरेस्ट रिजर्व के वेस्ट में है। ये ईस्टर्न हिमालय का जो एंडेमिक बर्ड एरिया है उसका हिस्सा है। यहाँ पर जो हॉर्नबिल्स होती हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में नेस्टिंग करती हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है ये किसके बारे में है? क्या हम सोलायार रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बेगू रिजर्व फॉरेस्ट, पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, या फिर नामेरी फॉरेस्ट रिजर्व? बताइए क्या है सही जवाब इसका। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो हम बात कर रहे हैं पापुम रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज एक स्टडी अभी हमारे सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि पापुम रिजर्व फॉरेस्ट जो एरिया है वहां पर डिफॉरेस्टेशन काफ़ी तेजी से हो रहा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल्स का हैबिटेट माना जाता है। इससे उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। पापुम जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो एक इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है अरुणाचल प्रदेश का। बाकी इन्फॉर्मेशन ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ये एंडेमिक बर्ड एरिया है ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती हैं जो यहीं पर रुकती हैं। सब ट्रॉपिकल, ड्राई, एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कलरफुल फ्रूट ईटिंग हॉर्नबिल्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। जो अगला प्रश्न है वो PM स्वनिधि स्कीम के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है जहां पर अफोर्डेबल लोन 1 लाख रुपए तक का प्रोवाइड करवाया जाएगा 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि जो नाबार्ड है वो टेक्निकल पार्टनर है इस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो इस टॉपिक पर हम पहले भी क्वेश्चन एड्रेस कर चुके हैं, उसका नेचर थोड़ा डिफरेंट था, बस टॉपिक ये था। तो अगर आप रिकॉल भी कर पा रहे होंगे तो आपने अपना जवाब सोच ही लिया होगा। यहां पर 2 के दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। पहले स्टेटमेंट में 10,000 को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है, 1 लाख कर दिया गया है, नॉट 10 लाख। तो जो अमाउंट है वो 10,000 का है। ये 10,000 का अमाउंट जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा, उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने अपना काम लॉकडाउन लगने के पहले शुरू कर दिया था, यानी कि 24 मार्च के पहले अपना काम स्टार्ट किया हुआ था। ऐसा नहीं कि बाद में किसी ने काम लगाया और वो अभी जाके 10,000 रुपीज क्लेम करे। नाबार्ड इसका टेक्निकल पार्टनर नहीं है, रेदर सिडबी इनका टेक्निकल पार्टनर है। ये एक प्रकार की माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया टेक्निकल पार्टनर है और इंप्लीमेंटेशन एजेंसी भी है। बाकी PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि इसका फुल फॉर्म है।
अभी न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज 2 जुलाई से जब से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है 1 लाख लोन सैंक्शन किए जा चुके हैं। यहाँ पर बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वही है, ये मार्च 2022 तक एप्लीकेबल रहेगी और उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने अपना काम 24 मार्च के पहले स्टार्ट कर लिया था। अगर आप पहले अपना रीपेमेंट करना चाहते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं है। कई बार आप लोन ले लेते हो और किसी सोर्स से आपको पैसे मिल गए और आप जल्दी चुकाना चाहते हो तो फिर वो कुछ एक कॉस्ट आपसे मांगते हैं, क्योंकि उन्हें तो फायदा नहीं हुआ ना लोन देने का। बट ऐसा कुछ इसमें नहीं है। अगला प्रश्न टेबल टॉप एयरपोर्ट के बारे में है, कई बार न्यूज़ में देखा जाता है। पहला स्टेटमेंट यह है कि टेबल टॉप रनवे जो होता है एक प्रकार का रनवे होता है जो कि प्लेटू या हिल के टॉप पर होता है। दोनों एंड्स पर आपको स्टीप प्रेसिपाइस एक गॉर्ज मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि जो कोझीकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया में, वो एकमात्र टेबल टॉप एयरपोर्ट है जो इंडिया में है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं बता देता हूं। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। अगेन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट ओनली, ये एकमात्र नहीं है, कुछ और भी टेबल टॉप एयरपोर्ट्स यहां पर हमारे सामने हैं। देखिए एक अभी एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई, दैट वाज ऑन द टेबल टॉप एयरपोर्ट। जो कोझीकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो एकमात्र टेबल टॉप एयरपोर्ट नहीं है, रदर इसके अलावा लेंगपुई मिजोरम में, शिमला और कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, पाक्योंग सिक्किम में, मंगलुरु कर्नाटका में, कोझीकोड और कन्नूर दोनों केरला में हैं। ये कुछ टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं। बोइंग 737 एयर इंडिया एक्सप्रेस जो कि एक स्पेशल वंदे भारत रिपैट्रिएशन फ्लाइट थी, दुबई से आ रही थी, वो रनवे पर क्रैश कर गई, सेफ्टी एरियाज में चली गई और उसके बाद वैली में चली जाती है, जिसके बाद कई सारे लोगों की जान जाती है। इस प्रकार का होता है टेबल टॉप एयरपोर्ट। आपको देखिए यहाँ इमेज में दिखाया गया है, काफ़ी स्टीप जो एरिया है वो उसके आसपास होता है, मतलब बहुत प्रिसाइज एक्सपीरियंस चाहिए होता है ऐसे एयरपोर्ट्स पर लैंड करने के लिए। जो अगला प्रश्न है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं उनके बारे में है। पहला स्टेटमेंट यह है कि जो एक एक्टिंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होते हैं वो रेगुलर चीफ जस्टिस की पेंशन क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होते हैं उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और इसी वजह से ये न्यूज़ में भी था। दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। न्यूज़ में इसलिए था, देखिए आर्टिकल पहले तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आर्टिकल 223 ये कहता है कि जो अपॉइंटमेंट होगा एक्टिंग चीफ जस्टिस का वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा जब भी ये पद किसी कारण से खाली हो। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अभी रूल किया है, अपना जजमेंट दिया है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं वो चीफ जस्टिस का पेंशन क्लेम नहीं कर सकते। उन्हें केवल उस समय तक सैलरी मिलेगी चीफ जस्टिस की जिस समय तक वो काम कर रहे हैं। के श्रीधर राव जो थे उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में 14 महीने तक एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे काम किया। रिटायर होने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें चीफ जस्टिस की पेंशन मिलनी चाहिए, उसी पर यह केस चला था जिसमें जजमेंट आया है। अगला प्रश्न यह है कि अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू वुमेन्स राइट टू बी ज्वाइंट लीगल हेयर एंड इनहेरिट इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को अप्रूवल दे दिया, एक्सपेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला है, कोई लड़की है, कोई गर्ल है, तो वो अपने भाइयों के इक्विवेलेंट ही राइट रखती है ज्वाइंट लीगल हेयर बनने का या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार का। ये किस एक्ट के तहत किया गया है, किस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है? इंडियन सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्सटेंशन एक्ट 1959 या फिर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। न्यूज़ में था ये टॉपिक तो आपने इस एक्ट के बारे में भी सुना ही होगा। सही जवाब डी है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसका ओनर एक ही व्यक्ति हो सकता है तो उसमें ज्वाइंट ओनर बनाए जाते हैं, तो उसमें भी जो महिला है वो ज्वाइंटली ओन कर सकती है और बाकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का उनके पास अधिकार होगा। उनके पास ना केवल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का अधिकार होगा बल्कि ऐसी किसी भी पर्सनल प्रॉपर्टी का अधिकार होगा जिसकी वसीयत ना बनाई गई हो। जैसे पिता चाहे तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से वसीयत बना के किसी को बाहर भी कर सकता है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया है तो जो उनकी बेटी है वो इक्विवेलेंट क्लेम कर सकती है और उनके जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो इक्वल टू सन होंगी। जो अगला क्वेश्चन है वो मैपिंग के ऊपर है। 4 डैम्स आपके सामने हैं, आपको मैप में वेस्ट टू ईस्ट लोकेशन में इसे अरेंज करना है। इंदिरा सागर डैम, मैथुन डैम, सरदार सरोवर डैम, रिहंद डैम। बताइए क्या है सही जवाब। अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको सोचना पड़े ना थोड़ा सा और आप सोचना चाहते हो तो पॉज करके सोच लिया करिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने अगर सोच लिया और अपना जवाब आपके दिमाग में आ गया है तो मैं बता देता हूं। सही जवाब इसका देखिए डी है, 3142। आपको वेस्ट टू ईस्ट में लोकेट करना है, मतलब इस तरफ से आप जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वेस्ट में मिलेगा सरदार सरोवर डैम, देन आपको मिलेगा इंदिरा सागर डैम, उसके बाद
रिहंद डैम, देन मैथून डैम। मैप में देखेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए जहाँ मैं लोकेट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये है सरदार सरोवर डैम, क्योंकि दिखेगा नहीं आपको, बहुत छोटा लिखा हुआ है। यहाँ पे है इंदिरा सागर डैम, यहाँ पर है रिहंद डैम और यहाँ पर है मैथून डैम। तो ये लोकेशन कुछ यूं जा रही है, तो वेस्ट टू ईस्ट आपको मिल ही गया होगा, ठीक है। जो अगला प्रश्न है उसमें आपसे कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डैम का लिया गया है। क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा डैम है जो ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट किया गया था एक चोल राजा करिकलन के शासनकाल में 100 बीसी से 100 बीसी से 100 एडी के बीच में, और इंडिया का ओल्डेस्ट डैम माना जाता है। कौन सा है वो? मेटूर डैम, तुंगभद्रा डैम, कोल्लनई डैम या फिर रामगंगा डैम? बताइए क्या है सही जवाब? सही जवाब इसका सी है, कल्लनई डैम। इट्स कल्लनई डैम, ठीक है। तो जो कल्लनई डैम है इसे ग्रैंड एनिकट के नाम से भी जाना जाता है। काफी पुराना डैम है, ये तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है। चोला किंग करेक्कलन के शासनकाल में बनाया गया था। ये दुनिया का चौथा सबसे पुराना डैम माना जाता है और इंडिया का सबसे पुराना है। कोर्सेस अवेलेबल है ओनली आईएएस पे। डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, पीएसआईआर और सोशियोलॉजी ऑप्शनल, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्यूशन टू मींस और प्रीलिम्स, ऐसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आप video.onlyis.in पे जाके इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप तैयार रखिएगा, उस पर आपसे प्रश्न पूछेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।